हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीरज राय। सी-टेट के शिक्षण में आज अगला क्लास है। ठीक है, पिछले क्लास में परिवेश के विषय में मैं बताया और उस क्लास को यदि आप देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि परिवेश से 4 से 5 प्रश्न आने ही आने हर साल आते हैं। ठीक है, अगर अच्छे से परिवेश को आप समझ लेंगे तो उतने प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, हमने एक चार्ट बनवाया था और कहा था कि ये चार्ट आपकी बहुत मदद करेगा। ठीक है, चार्ट में 3 चीज़ें थीं। एक मैंने कहा था कि विद्यालय की भूमिका होगी, कि विद्यालय में क्या क्या इस चार्ट में आपको देखना है, तो जिसमें 34 चीज़ें हैं। इस चार्ट में मैंने बताया था कि दूसरी जो होगी वो लक्ष्य होगा कि क्या हमें प्राप्त करना है, क्या हमें मतलब बच्चों के भीतर विकास करना है, ये है। और तीसरा है कमजोर पक्ष, क्या चीज़ स्वीकार नहीं करना है, क्या उत्तर में नहीं होगा। ये 3 ही चीज़ है। ठीक है, तो कुछ बच्चे बोले हैं कि सर थोड़ा सा इन शब्दावली के विषय में थोड़ी आप बता दें, इसके बाद फिर पेपर हल करवाएं तो अच्छा होगा। ठीक है, तो परिवेश तो आपको पीछे में बताया, परिवेश का मतलब आपने समझ लिया होगा कि परिवेश क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है परिवेश। ठीक है, उस पर मैंने व्याख्या कर दिया है परिवेश पे। परिवेश के आगे जो है अन्य चीज़ों को मैं पीछे क्लास में बताया हूँ कहानी के विषय में, अगर आप देखे होंगे तो। ठीक है, अब हम लेकर के चलते हैं आगे, थोड़ा सा कुछ शब्दावलियों को बता दें आपको कि कैसे आपको करना है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, थोड़ा सा आपको सी-टेट का पेपर हल करते समय समझ का प्रयोग करना है, जैसा कि पेपर हल कराएंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, अभी इन शब्दावलियों के विषय में थोड़ा बताएं आपको। परिवेश तो हो चुका है, कहानी, नाटक, कविता और कला। ठीक है, अब कहानी नाटक इसके माध्यम से आपको पढ़ाना है। इसमें ख्याल क्या करना है कि जब भी कहानी, नाटक और कविता के ऊपर प्रश्न आएगा, कभी भी प्रश्न आए, तो ख्याल क्या करना है कि उस उत्तर में बच्चे की कल्पना शक्ति बढ़ती नजर आए, बच्चे के सोचने की क्षमता बढ़ती नजर आए, उस उत्तर में बच्चे का अनुभव नजर आए, तभी उत्तर सही होगा। जान लीजिएगा, यदि उत्तर में कहानी का सीधे प्रश्न उत्तर की तरफ पूछा जाएगा तो वो उत्तर सही नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न ऐसे करना है जिसके द्वारा बच्चे के भीतर तर्क करने की क्षमता बढ़े, विश्लेषण करने की क्षमता बढ़े, कल्पना करने की क्षमता बढ़े। पीछे मैं कहानी पे प्रश्न करवाया हूं, आप जाकर के देख सकते हैं कि कैसे प्रश्न आपको करना है, और आगे फिर करवाएंगे। तो कहानी में ख्याल आपको क्या करना है कि कहानी के जो मतलब पात्र हैं या जो भी चीज़ें हैं उनसे सीधे प्रश्न या उत्तर नहीं सही लेना है। ठीक है, सही कहाँ पर होगा, उस कहानी के माध्यम से जो प्रश्न पूछा जाए उस प्रश्न के द्वारा यदि बच्चे के सोचने की क्षमता बढ़े, कल्पना करने की क्षमता बढ़े, तर्क करने की क्षमता बढ़े, मतलब अपसारी उत्तर हो, ठीक है, तभी जाकर के वो सही होगा। ठीक है, तो कहानी में आप देखेंगे, नाटक और कविता में। ठीक है, इसीलिए अगर इनको कभी भी हल करिएगा तो ये बात ख्याल करके हल करिएगा। ठीक है, वैसे ही कला है, कला भी सृजनात्मक चिंतन को बढ़ाता है। ठीक है, बच्चे की कल्पना शक्ति को बढ़ाता है, कला के माध्यम से आप पढ़ाते हैं तो, क्योंकि चित्र देखते हैं बच्चे तो विश्लेषण करते हैं, तर्क करते हैं, अनुमान लगाते हैं, तो कला में भी वैसे ही उत्तर आपको तय करना रहेगा। ठीक है, तो कहानी, नाटक, कविता, कला एक फर्क क्या कला में है कि कहानी, नाटक और कविता में कह देगा कि इस कहानी को अपनी भाषा में कैसे सुनाओगे, अपनी दादी को कैसे सुनाओगे, तो ये भी उत्तर आपका हमेशा सही होगा, क्योंकि यहाँ बच्चे के सोचने की क्षमता, उसकी अपनी प्रतिभा बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन कला में क्या होता है कि कला में लड़का विश्लेषण करता है, चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसकी कल्पना शक्ति बढ़ती है, तर्क करने की क्षमता बढ़ती है, तो कला भी उस प्रकार से सहयोगी हो जाता है। तो कहानी, नाटक, कविता और कला, ये शिक्षण में विधियां अप्लाई की जाती हैं। ठीक है, लेकिन इनके द्वारा जो प्रश्न बनेंगे वो आपको ख्याल करना है कि कैसा प्रश्न बनता है। ठीक है, तो आपका उत्तर कभी गलती नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है भाषाई खेल। देखिए, खेल अलग चीज हो गया। अगर मनोविज्ञान में खेल पूछता है तो बालक की वृद्धि करेगा, मानसिक शारीरिक दोनों वृद्धि करता है खेल। ठीक है, लेकिन अगर भाषा में यही खेल पूछेगा कि भाषाई खेल का क्या उद्देश्य है, मान लीजिए आप संदेह दिया शारीरिक मानसिक विकास, ठीक है, भाषा की समृद्धि, भाषा का विकास, तो जब भाषाई खेल में पूछेगा तो उसमें उत्तर केवल एक ही आपका होगा, भाषा का विकास। लेकिन दूसरे में पूछेगा तो वहां के हिसाब से उत्तर हो जाएगा, केवल इतना ही ख्याल आपको करना है। ठीक है, अगर हम अंत्याक्षरी का खेल कर रहे हैं क्लास में तो इसके द्वारा शारीरिक नहीं, इसके द्वारा भाषा का विकास होगा, यही बस ख्याल करना होता है। नहीं तो दिमाग में खेल रहेगा तो लगेगा शारीरिक विकास, अरे खेल से शारीरिक मानसिक विकास दोनों होता है। ठीक है, लेकिन जब एग्जामिनर ये पूछेगा कि भाषाई खेल से क्या लाभ होता है, तब वहां भाषा का विकास हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं।
चित्र, कला के बाद चित्र आ गया, ठीक है। कला और चित्र ये दोनों संबंधित हैं आपस में, ठीक है। दोनों में विश्लेषण होगा, दोनों में तर्क होगा, दोनों में कल्पना होगा, ठीक है। इसके सिवा चित्र और कला के माध्यम से आप बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक धरोहर से भी जोड़ सकते हैं। जैसे बताया जाता है कि मधुबनी की कला कहाँ है, ठीक है। मतलब जो आंचलिक कलाएं हैं, प्रादेशिक कलाएं हैं, उन कलाओं से शिक्षक क्या करता है, बच्चों को परिचित कराता है, उनकी विशेषताओं से परिचित कराता है। जैसे पर्यावरण में बार बार पूछा जाता है, आपने देखा होगा, तो कला और चित्र के माध्यम से, ठीक है, ये भी शिक्षण की एक पद्धति है। बाल साहित्य क्या है, अगला मैंने लिखा है कि बाल साहित्य का प्रयोग करना है। बाल साहित्य का मतलब ये होता है कि बच्चों की रुचिकर किताबें हों, उसमें बच्चों की रुचि की कविताएं हो, कहानी हो, नाटक हो, और बच्चों को स्वतंत्रता हो कि जब चाहे तब उन किताबों को पढ़ सके। इससे उनकी भाषा समृद्ध होगी, किससे, बाल साहित्य से, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों की बातों को महत्व देना, पीछे भी परिवेश में बता चुके हैं कि बच्चे अगर कोई बात कर रहे हैं तो अध्यापक का काम है, शिक्षक का काम है उसे गौर से सुनना, उनकी बातों को महत्व देना, ठीक है, जिससे उनका आत्मबल बढ़ेगा, संवाद करने की स्थिति उनमें पैदा होगी, नहीं तो भयभीत होंगे, ठीक है। तो बच्चों की बातों को महत्व देना, ये भी आप ख्याल रखेंगे, ठीक है। बच्चे अपनी भाषा में अपनी बात कह सके, मातृभाषा में, इसके आप अवसर दें, ठीक है, और इसको स्वीकार करें विद्यालय में, ठीक है। थोड़ा थोड़ा है, बस आप देखते चलेंगे। बच्चे स्वयं गलती सुधारें, इसके लिए समय दिया जाए। अध्यापक का काम है कि बच्चे स्वयं गलती सुधारें, इसके लिए समय दिया जाए। अब ये एक प्रश्न लेंगे तो आप उत्तर आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक शिक्षिका होमवर्क बच्चे को देती है, बच्चा होमवर्क करके आता है और टेढ़ा टेढ़ा लिख कर आता है, ठीक है। अब 4 विकल्प दिया गया है। अध्यापिका उसे डांटेंगी, अध्यापिका कहेंगे कि दोबारा करके लाना, अध्यापिका सीधा लिख करके बताएंगे कि ऐसे करो। चौथा, अध्यापिका उसे समय देंगी कि स्वयं वो अपनी गलती को सुधार सके। 4 विकल्पों में से कौन सा सही होगा, आप बताएं। तो चौथा विकल्प सही होगा। कौन था, चौथा। अध्यापिका बच्चों को समय दें कि अपने अवसर दें कि वो अपनी गलती को स्वतः सुधार सके, ठीक है। क्लियर है। क्योंकि करना उसे है, करना बच्चे को है, यही तो चूक हो जाती है। करना हमें नहीं, हम तो सही लिखते ही लिखते हैं। अगर उन्हें अवसर देंगे कई बार करने के लिए, बार बार करने के लिए, तो अपनी गलती को स्वतः सुधार लेंगे, ठीक है। तो आपने देखा कि बच्चे स्वयं गलती सुधारे, इसके लिए समय दिया जाए, ये हमेशा ख्याल रखिएगा, ठीक है। अवसर दें, समय दें। भाषा सीखने का परिवेश स्वाभाविक हो, सहज हो, सरल हो और आनंददायक हो। विद्यालय का परिवेश यही होना चाहिए। ये कल के क्लास में आपको बता चुके हैं, जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। कक्षा का प्रारंभ अनौपचारिक बातचीत से होना चाहिए, जिसे हम आज की बातचीत कहते हैं। पीछे बता चुके हैं कि अनौपचारिक बातचीत क्या है, फिर एक बार बता देते हैं, ठीक है। देखिए, एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है, उससे हम औपचारिक कहते हैं। जैसे विद्यालय है, ठीक है, विद्यालय एक नियमबद्ध व्यवस्था है, उससे हम औपचारिक कहेंगे, ठीक है। लेकिन हम वैसे ही किसी को पढ़ा रहे हैं, मेरे भीतर ज्ञान है, कोई मेरे पास पढ़ने के लिए मेरे घर आ रहा है, तो यह शिक्षा क्या हो जाएगी, अनौपचारिक हो जाएगी, ठीक है। तो अनौपचारिक, औपचारिक का मतलब होता है, अनौपचारिक का मतलब होता है कि जो नियमबद्ध व्यवस्था नहीं है, और औपचारिक का मतलब होता है कि जो नियमबद्ध एक व्यवस्था है, जो सैद्धांतिक है, ठीक है। अब कह रहा है कि कक्षा का प्रारंभ अनौपचारिक बातचीत से करनी चाहिए। जब बच्चा विद्यालय में आए तो थोड़ा सा आप ऐसा बातचीत उससे करें, कैसे हो तुम, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है, इस प्रकार की कुछ बातचीत करेंगे तो बच्चा विद्यालय में सहज हो जाएगा। उसे लगेगा कि विद्यालय का जो वातावरण है, ये वातावरण मेरे घर जैसा है, क्योंकि जैसा मेरे घर में बातचीत किया जाता है वैसा विद्यालय में किया जाता है। इसके बाद आप क्लास को प्रारंभ करें, बच्चे को सहज होने दें, ठीक है। तो इसलिए अनौपचारिक बातचीत से प्रारंभ करनी चाहिए क्लास को। इसी को आज की बातचीत कहते हैं। अगर पूछ दे कि आज की बातचीत किसे कहते हैं, तो अनौपचारिक बातचीत को आज की बातचीत करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। शिक्षक बच्चे के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से परिचित हो, ठीक है। जब बच्चे के आप सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से परिचित होंगे, तब बच्चे का आकलन आप बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं और अलग अलग धारणाओं को लेकर आते हैं, ठीक है। अगर उन धारणाओं को आप नहीं जानेंगे, उन पृष्ठभूमि को नहीं जानेंगे, ठीक है, तो आप एक अच्छे शिक्षक नहीं हो सकते हैं, आप बेहतरीन नहीं कर सकते हैं, बच्चों के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं। इसलिए बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक, ये सीटेट में पूछा गया प्रश्न कि शिक्षक का पहला कर्तव्य क्या है, तो उत्तर ये होगा कि बच्चों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से परिचित हो शिक्षक, ठीक है। 14 नंबर पे है, अधिक से अधिक बातचीत करने का अवसर दें।
अधिक से अधिक बच्चों से संवाद स्थापित करें, अवसर दें, ठीक है, उनको अभिव्यक्ति का अवसर दें। प्रिंट समृद्ध परिवेश या प्रिंट समूह परिवेश लिख दिए हैं, प्रिंट समृद्ध परिवेश, ठीक है। कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश देना है, क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चों के लिए जानते हैं पहला अक्षर ही एक फोटो होता है। तो अगर हम कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश देंगे तो इससे उनकी भाषा भी मजबूत होगी। हर विषय के लिए ये बहुत बेहतरीन है प्रिंट समृद्ध परिवेश, ठीक है। अगला है पढ़ने का कोना। पढ़ने का कोना, पढ़ने का कोना का मतलब, अच्छा प्रिंट समृद्ध परिवेश का मतलब तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए, आप कभी देखे होंगे कि जब बच्चे का एडमिशन होता है नर्सरी क्लास में, तो पहले वो ये नहीं जानता है कि स्वर व्यंजन क्या है। पहले वो दौड़ के अपनी किताब खोलता है और किताबों पे छपे हुए चीज़ों को देखना चालू करता है, ठीक है। तो प्रिंट समृद्ध परिवेश यदि रहेगा विद्यालय में हर प्रकार से, तो बच्चों का विकास, जो भाषाई विकास है या पर्यावरण से संबंधित, ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी, ठीक है। पढ़ने के कोना, पढ़ने का कोना, इसका मतलब क्या है? पढ़ने का कोना का मतलब ये होता है कि बच्चों की रुचिकर किताबें विद्यालय में एक जगह रखी हों और बच्चों को स्वतंत्रता हो कि उन किताबों को उठाकर कभी वो पढ़ सकें। इसी को हम पढ़ने का कोना कहते हैं, ठीक है। पढ़ने का कोना कि विद्यालय में एक ऐसा स्थान हो जहां बच्चों की रुचिकर किताबें रखी हों और बच्चों को फ्रीडम हो कि जब चाहे तब वो किताब उठा करके पढ़ सकते हैं। इसी को हम पढ़ने का कोना कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया 16 तक। अब आगे 17 से लेके यहाँ तक अगले क्लास में आपको बताएंगे, ठीक है। ये 34 तक है, आपका अगले क्लास में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।